नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर में। ये चैनल आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बेहतरीन कोर्स, जिसमें हम आप सभी मित्रों से बात कर रहे हैं आजकल मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ये जो मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति अन्य इतिहास के प्रश्नों से थोड़ी सी अलग होती है। आप देखें, हम उसी को बेस बनाकर जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, उसी प्रश्नों को बेस बनाकर ही अपने पूरे लेक्चर को ले रहे हैं। इस पूरे डिस्कशन का केंद्र यही है कि कैसे प्रश्नों को टारगेट किया जाए और कहाँ से कहाँ तक प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, उन्हीं को कवर किया जा रहा है स्पेशली। तो आप हमारे ऊपर इतना तो ज़रूर ट्रस्ट करें कि ये प्रश्न हम आपको यहाँ से दिलाएंगे, आपके एग्ज़ाम में इतने यहाँ से प्रश्न ज़रूर होंगे। तो अब तक हमारी बात आपसे मुग़ल काल में चल रही थी, मुग़ल काल के एम्पायर में चल रही थी। हमने इसके पहले आपसे बाबर के बारे में बात की थी। बाबर पे हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने उसके सारे एस्पेक्ट को कवर किया था। एक स्पेशल बुक बाबरनामा की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। उसके बाद हमने हुमायूं पे बात की और हुमायूं पे बात करने के बाद हमने शेर खां के बारे में बात की थी आपसे। अब शेर खां के बाद जब पानीपत द्वितीय होता है, पानीपत द्वितीय सेकंड का वार होता है, जिसमें एक तरफ अकबर होता है और दूसरी तरफ हेमू होता है। ये समय आपको हमने बताया था दोस्तों, 1556 डेट थी, 5 नवंबर 1556 की डेट, और इस डेट में हो रहा है पानीपत द्वितीय। पानीपत जो द्वितीय युद्ध था, ये अंग्रेज़ों को जो मुग़ल काल थे, पानीपत प्रथम ने मुग़ल को भारत में प्रवेश दिलाया, लेकिन पानीपत द्वितीय ने मुग़लों को बड़ा कर दिया, उनकी शक्ति को बड़ा कर दिया, उनके प्रसार को बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद मुग़ल को कंपटीशन प्रतिस्पर्धा देने के लिए अफ़गानी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आप मैप में पानीपत लोकेशन देख रहे होंगे, ये है मैप में पानीपत। अब आगे हमारी बात होगी अब अकबर के बारे में कि महान सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल हमने आपको दिखाया था एक मैप में। आपको शायद ये मैप आपको रहा होगा हमारे साथ, ये आप इस मैप में देखें कि हमने बताया था ये शासनकाल बाबर का हुआ करता था। बाबर के शासनकाल के बाद जो ये अगला शासनकाल, ये वाला जो ग्राफ दिखाया था आपको, ये ग्राफ था अकबर का। ये महान जो अकबर हुए थे, ये अकबर के शासनकाल का ग्राफ था। इस ग्राफ में हमारी आपसे बात हुई थी कि इस ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे आगे यहाँ पे बात करेंगे कि इस ग्राफ को बाबर के ग्राफ से बड़ा कर अकबर के इस बड़े क्षेत्र में कैसे अकबर इतने बड़े क्षेत्र में पहुँचा। तो सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे अकबर के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं अकबर के बारे में, जैसे उसके जीवन के बारे में हम बात करेंगे। उसके जीवन के बारे में बात करते समय एक इमेज आपको दिख रहा होगा, ये है अकबर की इमेज। इसका अगर जन्म की बात करें, इसका जो बर्थ होता है, इसका जन्म होता है 1542 में। ये 1542 में अमरकोट में पैदा होता है और इसके बचपन का नाम दोस्तों, इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन होता है। थोड़ा सा नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है? बदरुद्दीन। इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था और ये जब पैदा हुआ था तो आप देखेंगे कि जब पैदा समय चल रहा था 1542, ये बड़ी ही अल्प अवस्था में था। जब हुमायूं भारत छोड़कर फारस की ओर निकल जाता है, क्यों? क्योंकि वो बिलग्राम का युद्ध हार जाता है और बिलग्राम के युद्ध में उसकी पराजय होती है। तो 1540 का समय है और जब ये अपने राज्यों में भटकता रहता है, उसके बाद ये भारत को छोड़कर फारस निकलता है। लेकिन अकबर उस समय 1542 में पैदा होता है, बहुत ही छोटा होता है और उसको संरक्षण देता है वो एक शासक का, और वो शासक उसका भाई होता है जिसका नाम था अस्करी। हुमायूं का भाई हमने अस्करी बताया था, जैसे संभल का क्षेत्र उसने दिया था या बाद में उन्हें सूबेदार नियुक्त किया था। तो अस्करी जो था
ये इसी के संरक्षण में अकबर को वो छोड़कर फारस निकल जाता है। अकबर जब पुनः हुमायूं वापस आता है और ये युद्ध में विजयी होता है, किसको हराकर, सिकंदर सूर को, जो अफगान अंतिम शासक होता है, इसे हराकर जब वह पुनः विजय प्राप्त करता है, जब वह पुनः सत्ता में वापस आता है, तो बड़े ही छोटे कार्यकाल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है हुमायूं की, तो उस समय अकबर एक युद्ध लड़ रहा होता है, और वह युद्ध कहाँ पे था? वो युद्ध कलनौर के स्थान पे युद्ध था। और उस युद्ध में आप देखेंगे तो वो सिकंदर सूर के विरुद्ध एक अभियान पे था। इसके वही सिकंदर सूर जिन्हें हटाकर हुमायूं सत्ता में आया था, उसी को आप देखेंगे तो उन्हीं के खिलाफ ये अकबर एक अभियान कर रहा था। और ये अभियान कर रहा था कलनौर। कलनौर एक लोकेशन है जो हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ पे एक युद्ध अभियान कर रहा था। उसके बाद यहीं पर इसी कलनौर स्थान पर ही जो अकबर है, इसका राज्याभिषेक कर दे सकते हैं, यानी इसे राजा बना देते हैं। इस समय अकबर की आयु मात्र 14 वर्ष की होती है, क्योंकि ये बहुत ही अल्प अवस्था में होता है। 14 वर्ष की अवस्था, इसे वयस्क भी नहीं कहा जा सकता। और जब इसका राज्याभिषेक किया जाता है तो आप देखेंगे इसके साथ 2-14 जुड़ा हुआ है। एक ये 14 वर्ष का था, दूसरे जिस डेट में किया गया वो वैलेंटाइन डेट था, यानी 14 फरवरी 1956 था। ये 14 फरवरी 1956 को उसका राज्याभिषेक होता है। ध्यान रखिए, डेट पूछा जा सकता है पीछे जैसे एग्जामों में, जहाँ पर चुटकुले टाइप प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब 14 फरवरी 1956 एक डेट है जब इसका राज्याभिषेक होता है। आप देखेंगे पानीपत का जो युद्ध होता है वो 5 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर 1956 को होता है। समय बहुत कम है दोनों के बीच में। आप देखिए मुश्किल से 6-7 महीने का समय मिल रहा है अकबर को। एक बड़ा युद्ध उस समय लड़ रहा है, और संरक्षण में उस समय होता था किसके? वो इसमें अकबर का जो सेनापति हुआ करता था वो था बैरम खां। ये बैरम खां इस समय अकबर का सेनापति हुआ करता था, और बैरम खां ने ही अकबर को लंबा शरण दिया था, संरक्षण दिया था। अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि जो 1556 में पानीपत हुआ, वहाँ पर हेमू एक तरफ था और एक तरफ थे अकबर। अकबर का नेतृत्व कर रहा था उस समय बैरम खां, और बैरम खां विजयी होता है और हेमू यहाँ पर मारा जाता है, और ये अंतिम हिंदू शासक होता है इतिहास में। इसके बाद पूरे भारत में या उत्तर भारत में या दिल्ली के शासन पर मुगल काल स्थापित पूरी तरह से होता है, और वहाँ से जो एक प्रतिस्पर्धा होती है अन्य शासकों की, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जो बैरम खां है, ये जो बैरम खां है ये 1560 तक अकबर के संरक्षण के रूप में योगदान देता है, टोटल 4 वर्षों तक। लेकिन 1560 के बाद अकबर ने इन्हें दबाव बनाकर, बहुत ही प्रेशराइज करता है अकबर, बहुत ही प्रेशर डालता है कि आप चले जाइए, तीर्थ यात्रा कीजिए। आप उनको मक्का भेजता है, और मक्का जाते समय एक स्थान है गुजरात में जिसका नाम है पाटन। पाटन में उन कुछ अफगानियों ने इस बैरम खां की हत्या कर देता है, और 1560 में बैरम खां मारा जाता है। 1560 में बैरम खां जब मारा जाता है तो 1560 के बाद अकबर 1564 तक जी स्त्रियों के प्रभाव में पड़ा रहता है, यानी कुछ आगम की स्त्रियां होती हैं जिनके प्रभाव में रहता था, और उन्हीं की बात ये सुनता था, उन्हीं से ये सारे डिसीजन लेता था। तो ये यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि 1560 से लेकर 64 के काल को इसीलिए कहते हैं पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन बोला जाता है या पर्दा शासन कहते हैं। इसके बाद 1564 के बाद अकबर का एक नया रूप इतिहास में सामने आता है, जिसमें वो विजय के लिए जाना जाता है, और वो पूरी तरह से विजय घूम घूम के करता है। इसमें आप देखेंगे तो 1560 के बाद जैसे ही ये परिवर्तन होता है तो सबसे पहले अपना साम्राज्य विजय करता है वो मालवा अभियान करके। मालवा अभियान ये 1500
1561 और 62 के बीच में करता है और इसके बाद चुनार विजय करता है 1561 में। 1561 में ये चुनार करता है, 1564 में ये गोंडवाना का विजय करता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये अपने विस्तार की बड़ी इसके अंदर इच्छा थी, और इतना ही नहीं कि इसकी आयु अब वही 18 से 19 वर्ष की थी, और इस समय जो एज होती है इसमें उत्तेजना और उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, और उसी उत्साह का फायदा यहाँ पर आपके वहाँ पर अकबर को मिलता है। ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण इसके अभियान होते हैं जो आपके जानना बहुत ही आवश्यक है कि राजस्थान में कौन कौन से ये अभियान करता है। तो राजस्थान में देखेंगे तो 1562 में जो अभियान करता है, जिसे आमेर के नाम से जानते हैं, आमेर का अभियान करता है। आमेर के अभियान की बात करें तो आमेर का जो शासक हुआ करता था वो शासक का नाम था भारमल। भारमल ये शासक हुआ करता था। जैसे ही अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया, आमेर की ओर प्रस्थान किया, ये भारमल अपनी स्वीकृति दे देते हैं, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और यहीं पर अकबर की राजपूत नीति पूरी विस्तृत तरह से सामने आती है। और भारमल की पुत्री से, भारमल अपनी बेटी से अकबर का विवाह कर देते हैं, और जब ऐसा होता है तो अकबर की राजपूत नीति खिलती है। अकबर की राजपूत नीति की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये हमारे आमेर में भारमल का जो शासन था, भारमल स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हैं। अपनी पुत्री हरखा भाई नाम था उनका, उनकी बिटिया का नाम क्या था? हरखा भाई। ये हरखा बाई जो है ये इनसे शादी करता है, और इन्हीं से इनका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था सलीम। जी हाँ, वही सलीम जिसे आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना जाता है। वो एक हिंदू माँ का बेटा था, यानी हरखा बाई का पुत्र था। उसके बाद 1562 के बाद ये फिर अभियान करता है 1568 में। इसके कई अभियान होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अभियान है केवल हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। ये 1568 में एक महत्वपूर्ण और अभियान करता है। 1568 में इसका अभियान होता है मेवाड़ पर, और मेवाड़ के शासक होते हैं उदय सिंह। ये उदय सिंह के खिलाफ 1568 में अभियान करता है, लेकिन अकबर के पूरे शासनकाल में जो युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे अकबर कभी भुला नहीं पाया, वो था 1576 का युद्ध। अगर हम 1576 के युद्ध की बात करें तो 1576 में जो युद्ध अकबर ने लड़ा वो अभियान था हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, और शायद आप लोगों ने भी ये समझ लिया होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन सा था। जी हाँ, बिल्कुल, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में अकबर की सेना का नेतृत्व करता दो लोग थे। एक अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे ये हिंदू शासक, जिनका नाम था मान सिंह। राजा मान सिंह एक इसकी नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरा नेतृत्व कर रहा था एक तरफ आसफ खान। अकबर की सेना के दो नेतृत्व करता थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जो हार होती तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जिस कौशल का परिचय देते हैं वो बड़ा ही अतुलनीय रहता है, और इस दौरान वो बड़ी ही कौशल के साथ अपनी हार को दिखाते हैं, लेकिन वो हार नहीं होती। उस हार में भी जीत झलकती है कि हम हारे तो ज़रूर हैं, लेकिन हार नहीं गए थे, हम जीते ज़रूर थे। अगर देखेंगे तो उसके बाद 1597 में जाकर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, और ये कहा जाता है कि ये घास की रोटी बनाकर खाना स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार उन्होंने नहीं की थी, कि उन्होंने माना कि हम अकबर के अधीन तो नहीं हो सकते, कभी भी घास की रोटी भले खा लेंगे, अपने राज्य को छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसी स्वतंत्रता, इतना स्वाभिमान हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो ऐसे महाराणा प्रताप ने दिखाया। इसीलिए महाराणा प्रताप को आज हम याद करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़े ही गर्व के साथ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये 1552
72 में ये गुजरात विजय करता है। गुजरात में ये 2 अभियान करता है, एक करता है 1572 में और एक करता है 1573 में। ये 1572 और 73 का अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। जिसका निर्माण कराया दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था इस युद्ध के बाद। और इसी के बाद आप देखेंगे तो ये फतेहपुर सीकरी, यानी फतेहपुर सीकरी का हम नाम यस लिखते हैं, फतेहपुर सीकरी का एक शहर बसाता है और अपनी राजधानी को आगरा से ले जाकर फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करता है। ये उसी विजय के बाद, उसी विजय के उपलक्ष्य में ये कार्य करता है। ऐसा वो कब करता है? 1571 में करता है। दूसरा अभियान है 1572 में फिर वो करता है, गुजरात का ही विजय करता है। यानी गुजरात के विजय के बाद वो फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है, बहुत ही भव्य। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अगर इसके अभियान और देखें तो इसका बिहार विजय है, जिसे हम बिहार विजय एंड बंगाल विजय दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके देखते हैं। ये था 1574 से लेके 1576 के बीच में। इस समय अकबर विजय करता है बिहार और बंगाल के। अब ये क्षेत्र और बचा हुआ था दक्षिण विजय, तो ये अकबर वहाँ से भी नहीं रुकता और दक्षिण विजय यानी साउथ इंडिया में भी प्रवेश करता है। साउथ इंडिया में ये प्रवेश करता है तो सबसे पहले अटैक करता है 1591 में, 1591 में अटैक करता है एक खानदेश में। एक रोचक बात है दोस्तों कि खानदेश का जो राजा था, जैसे ही इसके ऊपर अकबर अटैक करता है तो इसने स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है और ऐसा करने वाला ये दक्षिण भारत का पहला देश होता है। कौन सा? खानदेश। दक्षिण भारत का ये पहला देश था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद 1600 में अगर देखेंगे तो 1600 में ये एक अभियान करता है अहमदनगर का। 1600 के बाद एक तीसरा अभियान और करता है ये 1601 में। 1601 में ये अभियान करता है असीरगढ़ का। ये नाम बहुत ही मशहूर महत्वपूर्ण है असीरगढ़ का। क्यों? क्योंकि ये महान अकबर का अंतिम अभियान होता है और इस अभियान के बाद कहा जाता है कि अकबर ने युद्ध की नीति छोड़ देने का निर्णय लिया और शांति का परिचय दिया। और यह अकबर का अंतिम अभियान होता है और असीरगढ़ के किले को ऐसा माना जाता है कि अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। सोने की चाबी से खोला था। अब इतनी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के बाद अपने एक बड़े क्षेत्र पर अकबर शासन करता है। अकबर के शासन को अगर देखें तो इसकी नीति, अगर युद्ध नीति की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है अकबर की राजपूत नीति। ये राजपूतों को लेकर इसकी क्या नीति हुआ करती थी? अगर बात करें तो राजपूतों को लेकर इसकी 2 नीति होती थी। पहला स्वरूप इसका होता था ऐसे शासक जो इसकी अधीनता स्वीकार कर ले, और कुछ ऐसे भी शासक होंगे जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें, ऐसे शासक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन मिलेगा? आपको मिलेगा इनकी ही ससुर जी। ससुर का अगर हम आपको नाम बताएं तो आप देखेंगे भारमल, जिन्होंने बड़ी ही आसानी से अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन ऐसे भी शासक मिलेंगे जिन्हें अपने स्वाभिमान की चिंता होगी, जिन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं होगी। ऐसे मिल जाएंगे आपको महाराणा प्रताप। तो ऐसे दोनों शासकों को लेकर अकबर की क्या नीति थी, क्या सोच थी? अकबर जो इनकी अधीनता स्वीकार कर ले लिया करते थे, उन्हें उनका राज्य वापस कर देता था, पहली चीज़। दूसरी, उन्हें अपनी मुगल सेना में शामिल करके उच्च पद पर बैठा देता था। तीसरी चीज़, अगर वो लोग इच्छुक होते हैं तो वहाँ पर ये अपने वैवाहिक संबंध बनाता था, यानी उनके परिवार से ये शादी कर लेता था। ये 3 चीज़ बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। कौन? उसके राज्य को वापस कर देना, मुगल सेना में उच्च पद पर रखना और वैवाहिक संबंध बनाना, कि ऐसे लोगों के साथ करता था जो उसके साथ अधीनता स्वीकार कर लेते थे।
लेकिन एक वर्ग और बीच में बचा हुआ था जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, अपने मान सम्मान के लिए लड़ते थे। ऐसा वर्ग महाराणा प्रताप उसका नेतृत्व करते हैं और इनके खिलाफ वो अभियान करता है। अभियान के बाद उस राज्य का दमन करता है और अपने साम्राज्य में मिलाता है। ये दूसरा पार्ट था उसके अभियान का। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम पहले पूरी पीपीटी देख लेंगे, फिर अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अब तक की पीपीटी पर। देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया था कि अकबर का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, वो होता है अमरकोट में। 1542 का समय है। और दूसरी इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके लिए है, ये आपको इसका जो बचपन का नाम था बदरुद्दीन था। हुमायूं जब फारस गया हुआ था तो ये अपना संरक्षण, इसका संरक्षण अपने पुत्र का अस्करी के संरक्षण में छोड़कर गया था। राज्याभिषेक ये कब होता है, जब हुमायूं वापस आता है और इसकी मृत्यु होती है। तो उस समय जो अकबर होता है वो एक अभियान पर गया होता है और उस समय पंजाब के शासक सिकंदर सूर्य के विरुद्ध अभियान कर रहा था और इसीलिए कलनौर में ही उसका राज्याभिषेक किया जाता है। उस समय होता है 14 फरवरी 1956 का। और इसके कुछ ही समय बीतने के बाद वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है, पानीपत द्वितीय। पानीपत द्वितीय जो हुआ था 5 नवंबर 1556 में, उस समय ये युद्ध लड़ता है और यहाँ पर अकबर के से जो नेतृत्व करता थे वो बैरम खां थे और दूसरी जो योद्धा थे वो अफगान शासक या हिंदू शासक कहें, हिंदू शासक हेमचंद थे। इन्हें हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और ये अंतिम हिंदू शासक थे। और यहाँ पे अगर देखें तो जो बैरम खां हुआ करते थे उनका नेतृत्व था और इस विजय के बाद ही अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण करता है और हमने आपको बताया कि जो बैरम खां के बारे में यहाँ जान लें कि 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में रहते हैं। 1560 में ये मक्का जाने निकलते हैं और इन्हें मार दिया जाता है अफगानों के द्वारा और अफगान इन्हें मारते हैं। कहाँ पर, एक पाटन नाम का स्थान है गुजरात में। इसके बाद अगर हम आगे अपनी पीपीटी में चलेंगे तो आपसे हम आगे बात करेंगे कि 1560 से लेकर 64 के बीच का जो समय था, ये अकबर के शासनकाल में यहाँ पर स्त्रियों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जिन्हें हरम भी कहते हैं। और इसीलिए वो स्त्रियों के से ही डिसाइड करता था अपने डिसीजन, इसीलिए उसे इतिहासकारों ने पेटीकोट का शासन किया है, नाम दिया है। इसे पर्दा शासन भी कहा जाता था। राज्य जो अकबर है इसमें, क्योंकि एज उसकी बहुत कम थी और इस समय वो बाहर निकलता नहीं है, लेकिन जैसे ही 18 साल के बाद की उम्र में प्रवेश करता है, जैसे ही वो 20 की उम्र की दहलीज पे पहुंचता है, आप देखेंगे वो साम्राज्य विस्तार पे लग जाता है, क्योंकि यही एज होता है जिसमें उत्साह बहुत अधिक होता है। आप देखिए, वो मालवा विजय करता है 1561 में, चुनार विजय करता है 1561 में, गोंडवाना करता है 1564 में, राजस्थान में वो महत्वपूर्ण अभियान करता है, आमेर का विजय करता है जहाँ पे फार्मल स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह उनसे कर देते हैं, जिनका पुत्र सलीम पैदा होता है जो आगे जाकर शासक होगा। मेवाड़ विजय करता है उदय सिंह के खिलाफ, हल्दी घाटी का युद्ध करता है, जो स्वाभिमान का परिचय महाराणा प्रताप ने यहाँ दिया। वो पूरे भारत में आज भी एक उदाहरण है कि हम स्वाभिमान की रक्षा कैसे करते हैं अपने, और इस कारण से हम महाराणा प्रताप को बारंबार नमन करते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो नेतृत्व करता थे वो मान सिंह हुआ करते थे अकबर की सेना का, और दूसरी ओर आसफ खां, क्योंकि अब बैरम खां तो था नहीं तो नेतृत्व करता तो बदलेंगे और वही। उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध इसके पहले लड़ता है रणथंभौर का। गुजरात विजय ये दो भाग स्टेप में करता है, गुजरात विजय 1, गुजरात विजय 2, जिसमें पहला विजय 1972 और दूसरा 1973 में, और इसी विजय के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आप पाएंगे बिहार और बंगाल के विजय में 1574 और 76 के बीच में बंगाल विजय करता है। दक्षिण विजय जब निकलता है तो वो समय होता है 1561 का, और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार पहली बार यहाँ के राजा खान देश ने कर ली थी। उसके बाद 1600 में ये अहमदनगर का अभियान करता है और 1601 में ये आसिरगढ़ का अभियान करता है, और ये अकबर का अंतिम अभियान होता है। और यहाँ पे
चर्चा ऐसे मिलती है कि इसने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबी से खोला था। अकबर की राजपूत नीति के बारे में हमने बात की थी कि ऐसे राज जो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और जो नहीं करते, इन दोनों को लेकर इसकी जो नीति थी वो अलग अलग हुआ करती थी। जो जिन लोगों ने राज्य की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और उन्हें मुगल सेना में वो उच्च पद पर रखता था और उन्हें एक बड़ा राज्य उनका वापस कर दिया करता था, और अगर वो इच्छुक होते थे तो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, चाहे उनकी पुत्री से विवाह करे या उनकी बहन से। इसके बाद जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ जाते थे, जिन्हें अपने स्वाभिमान की चिंता होती थी, इसके एग्जाम्पल महाराणा प्रताप आपको मिलेंगे और इसके एग्जाम्पल भारमल मिलेंगे। तो ये जो इसके लिए लड़ जाते थे स्वाभिमान के लिए, उनके खिलाफ अभियान करता था, उनका दमन करता था, उनसे उनका राज्य छीन लेता था और उस छीन को अपने साम्राज्य में मिला लिया करता था। ये नीति थी अकबर की राज्यों को लेकर, विशेष करके राजपूतों को लेकर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी आपसे बात होगी अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, कि अकबर ने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए। देखिए, ये युद्ध के सिवा, जैसे कि उसने लड़ा अपना रणथंभौर का युद्ध हो या हल्दी घाटी का युद्ध हो या इस महाराणा प्रताप की गौरव गाथा की बात हो, इनसे बड़ा ही प्रभावित होता है। लेकिन इस युद्ध के साम्राज्य विस्तार के सिवा भी वो एक और कार्य करता है, वो है सोशल रिफॉर्म का। वो सोशल रिफॉर्म का काम करता है, सामाजिक सुधार का कार्य करता है। और उस सामाजिक सुधार में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है क्या, कि वो 1562 में वह दास प्रथा का अंत कर देता है। जो दास बनाने की एक परंपरा होती है, उस प्रथा का वो अंत करता है। समय क्या है? 1662। यही वो समय है यहाँ पे वो जो तीर्थकर हुआ करता था, उस कर को भी समाप्त करता है। उसके बाद 1564 में समय आता है, एक साल गैप करने के बाद 1564 में ही जो जजिया कर लगाया जाता था, जो गैर मुसलमान कर हुआ करता था या हिंदुओं पे लगाने वाला कर था, इस कर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। 1571 में ये आपको 1571 में हमने आपको बताया था पहले ही, 1571 में स्थापना करता है फतेहपुर सीकरी की और अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर जाता है। 1575 में 75 का समय आता है। 1575 में ये स्थापना करता है इबादत खाने की। इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना, अच्छा, कहाँ स्थापना करता है? इबादत खाना की स्थापना करता है फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्या है? ये अकबरकालीन एक नया धर्म था। एक नया धर्म न कह के बल्कि ये कहेंगे कि इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था। क्या था? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी एक नीति शिक्षा थी, एक नीति मूल्यों का संग्रह था, एक नीतिगत वैल्यू जो होते हैं, नीतिगत जो विचार होते हैं, उनका एक समुच्चय हुआ करता था। उसे इबादत खाना बोला जाता था। या उसके लिए उन्हें एक धर्म को स्थापित किया जिसका नाम था क्या? दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही एक धर्म का स्थापना की और इस धर्म की स्थापना में कुल 18 लोगों ने स्वीकार किया था। इसमें एकमात्र हिंदू स्वीकार करने वाला था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल एकमात्र हिंदू हुआ जिसने इस को स्वीकार किया, दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया और ये सभी धर्मों में सामंजस्य की बात किया करता था। अकबर दीन-ए-इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक मानता है, कहता है कि अकबर इसी मूर्खता का प्रतीक माना जाता है इसको। और 1583 का समय है और ये दीन-ए-इलाही 1582 में वो शुरू करता है। फिर आता है 1583 का समय। 1583 में ये इलाही संवत की स्थापना करता है। अगर इसके बाद आपसे हम बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो होंगी आपके लिए क्या, वो अकबर के 9 रत्नों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि पहले इसकी पीपीटी देख लें। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य की हमने आपसे चर्चा की। हमने बताया कि 1562 में दास प्रथा का अंत करता है, 1562 में तीर्थकर को समाप्त कर देता है। 64 का समय आता है, जजिया कर की समाप्ति कर देता है और
65, 76, 77, 78 में उसके कुछ छोटे कार्य लेकिन बड़ा काम 71 में मिलता है और 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, राजधानी को आगरा से फतेहपुर ले आता है और 72 में जब गुजरात विजय करता है तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। फिर ये 75 में इबादत खाने की स्थापना करता है, कहाँ करवाता है? फतेहपुर सीकरी में। और इबादत खाने में 1578 में सभी धर्म की अनुमति देता है कि यहाँ पर सभी लोग धर्म के लोग आकर यहाँ पे इबादत कर सकते हैं। 1582 का समय है, ये दीन इलाही की स्थापना करता है। ये सभी धर्मों में सामंजस्य की बात करता था, एक नया धर्म इसे कुछ लोग विद्वान मानते हैं। स्मिथ का कहना है कि ये अकबर की सबसे बड़ी मूर्खता का प्रतीक था कि वो दीन इलाही की स्थापना करता है। इसमें टोटल 18 लोगों ने अब इस धर्म को अपनाया था, जिसमें एकमात्र हिंदू था जिसका नाम था बीरबल। एक पहला और अंतिम मुस्लिम हिंदू था जिसने दीन इलाही को अपनाया था। 1583 में ये इलाही संबत की स्थापना करता है और इसके बाद अकबर की दरबार की कुछ विशेषताओं को हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। वो 9 रत्न कौन है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 रत्न कौन कौन से हैं आपको हम इनकी बात बताएंगे। सबसे पहले 9 रत्नों में हमारी जिनसे बात होगी आपसे उन नाम में आपको हम देंगे। नाम आपको मिलेगा सबसे पहले अबुल फजल। अबुल फजल ही वही व्यक्ति है, इनकी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आपको नाम एक सीक्वेंस में दे देते हैं और थोड़ी सी विशेषता। अबुल फजल वही है जो अकबरनामा लिखता है। दूसरा एक मिलता है फैजी। फैजी यही अबुल फजल का ही भाई हुआ करता था और ये एक बहुत ही बड़ा कवि हुआ करता था, संस्कृत का विद्वान हुआ करता था। तीसरा मिलता है अपना यही बीरबल। बीरबल एक हिंदी का विद्वान तो था ही, साथ ही साथ ये एक इसके अंदर कुछ अलग प्रतिभा थी, बड़ा ही विद्वान हुआ करता था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम मिलता है तानसेन का। तानसेन आपको पता है कि बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं, इन्होंने ध्रुपद की कई गायनी शैली का विकास किया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक का नाम मिलता है जिनका नाम है राजा मान सिंह। ये भी इसके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। ये आमेर के शासक हुआ करते थे। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम आपको दिखाई देता है वो है इमाम अली का। इमाम अली और एक महत्वपूर्ण और नाम मिलता है मुल्ला दो प्याजा का नाम मिलता है। ये मुल्ला दो प्याजा का नाम मिलता है। उसके बाद जो 2 शेष नाम रह गए हैं उसमें एक नाम आपका है किनका? अब्दुल रहीम खान खाना का। और जो दूसरा नाम आपको मिलता है वो है आपके टोडरमल का। टोडरमल का नाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जो महत्वपूर्ण है उनकी हम आपसे यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन है? जी हाँ मित्रों, हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे तानसेन के बारे में। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे अबू फजल के बारे में, फैजी के बारे में, और उसके बाद भी हम ये महत्वपूर्ण अगर हमारी बात होगी तो अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में बात होगी। उसके बाद हम टोडरमल के बारे में बात करेंगे। तो आइए इतनी हम डिटेल में बात करते हैं। ये आप एक इमेज देख लें पहले। इसमें आपको दिखाया गया है कि 9 रत्न कौन कौन थे। अबू फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना जिसने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था, और इमाम अली, मुल्ला दो प्याजा, और 9वां और अंतिम टोडरमल। ये वही टोडरमल हैं जिन्होंने अपनी सेवा आप देखेंगे तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी देता है। शेरशाह सूरी के शासनकाल से बारीकियाँ सीखते हैं और अकबर के काल में आकर उसे चरम पे पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक महान संगीतज्ञ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अनुमानित है कि कुछ प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं, तो क्यों ना यहीं पे हम पहले बात कर लें। हमारी बात आपसे होगी किनके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे तानसेन के बारे में। इनका वास्तविक नाम क्या था पहले यही तो प्रश्न है, क्योंकि इनका जो रियल नाम तानसेन है ये रियल नाम तानसेन नहीं था। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ये
पहले क्या स्टार्टिंग से ही या प्रारंभ से ही अकबर के दरबार में रहा करते थे? नहीं, ये पहले रीवा के एक राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में रहा करते थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था हरिदास। लेकिन ये प्रारंभिक गुरु हैं। बाद में एक और गुरु इन्हें मिलते हैं जिनका नाम था मोहम्मद गौस। मोहम्मद जो गौस है ये एक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ही प्रभाव में आकर तानसेन ने मुस्लिम या इस्लाम धर्म को अपनाया था। इस्लाम धर्म को ये ग्रहण कर लेते हैं मोहम्मद गौस के प्रभाव में आकर, और इसीलिए आप देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक घटना होती है किसके लिए? तानसेन के लिए। और तानसेन के बाद में अगर यह दूसरी बात हम करें, हरि रामनाथ पांडे, रामतनु पांडे के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें एक उपाधि दिया जाता है जिसका नाम था कंठभरण वाणी विकास। क्या नाम था? लंबा नाम है, कंठभरण वाणी विलास के नाम से उपाधि दिया जाता है। और इन्होंने अपने संगीत में की दुनिया में इनकी जो बड़ी उपलब्धि रही, इन्होंने ध्रुपद शैली का विकास किया। ध्रुपद शैली में आप देखेंगे कुछ इन्होंने रागों का डेवलपमेंट किया, जैसे मियाँ मल्हार का विकास करते हैं, मियाँ सारंग का विकास करते हैं, दरबारी कान्हड़ के विकास करते हैं। ये कुछ रागों का निर्माण इन्होंने किया। अब जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका जो मकबरा होता है, इनके मकबरे को बनाया जाता है ग्वालियर में। वह स्थान कहाँ है? ग्वालियर है, जहाँ पर इनका मकबरा बना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम और इसी इतिहास में जुड़ता है, 9 रत्नों में से जो एक थे उनका नाम था अबू फजल। ये आप देख रहे हैं अबू फजल की इमेज। अबू फजल की बात करें तो ये पहले फैजी के बड़े भाई थे। जैसा कि हमने बताया कि अबू फजल और फैजी दोनों एक दूसरे के सगे भाई हुआ करते थे। उसके बाद इनका बात करें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? नागौर में। ये नागौर एक स्थान है भारत में जहाँ पर इनका जन्म होता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आईने अकबरी। आइन ए अकबरी। उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी जिसे अकबरनामा के नाम से जानते हैं। इसका 2 संस्करण आया था, फर्स्ट एंड सेकंड। इस 2 अकबरनामा के 2 संस्करण आए हैं, प्रथम और द्वितीय। इसके बाद आपसे हमारी बात हुई थी फैजी के बारे में। फैजी आपको हम बता दें कि आप इमेज में फैजी को देख सकते हैं। फैजी की बात करें तो फैजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अबू फजल के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ और हमने छोड़ दी, ये अबू फजल हैं। अबू फजल की जो मृत्यु होती है ये इतनी आसान मृत्यु नहीं पाते। इन्हीं के शासक जहांगीर ने इन्हें मरवाया था। और किससे मरवाया था? ये जहांगीर के कहने पर बुंदेला शासक को, बुंदेला के डाकू ने इन्हें मारा था, यानी वीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति ने इन्हें मारा था, अबू फजल को। इसके बाद फैजी, इन्हीं के भाई के बारे में कुछ आपको जानकारी जाननी होगी। ये हैं आपके फैजी में देख रहे हैं। इनका भी जन्म नागौर में हुआ था। ये अकबर के राज कवि थे, यानी राज दरबार में जो कविता होती इन्हें राज कवि की उपाधि मिली थी। और इन्होंने लीलावती, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। और महाभारत का जो नाम इन्होंने रखा था फारसी में जिस अनुवाद, उसका नाम था रजमनामा। आप देखेंगे इनके सहयोगी जो थे इस अनुवादक में, उस सहयोगी में 2 नाम प्रमुख आते हैं। पहला है नकीब खां का और दूसरा नाम मिलता है जो प्रमुख है अब्दुल कादिर बदायूनी का, यानी बदायूनी। अब एक और बीरबल की थोड़ी सी ही चर्चा कर दे बिना इमेज की ही, कि बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ध्यान रखिएगा, हम बीरबल की बात कर रहे हैं। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, और इनकी उपाधि जो मिली थी राजा बीरबल के नाम से जाना जाता था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण इनके लिए थी, 1583 में जो अकबर ने न्याय विभाग बनाया था उसका मुखिया बीरबल को बनाया था। अब जितनी हमने आपसे बात की उतनी की पहले हम पीपीटी देख लेते हैं। देखिए, ये आपके पास एक इमेज है जिसमें तानसेन के बारे में लिखा है। तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। दूसरी बात, ये रीवा के राजा के दरबार में हुआ करते थे। इनके गुरु हरिदास थे और दूसरे गुरु मोहम्मद गौर थे, जिनसे प्रभावित होकर इसने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। ध्रुपद गायकी
में के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राग इन्होंने के रागों का आविष्कार किया। इन्होंने उपाधि धारण की कंठ भरण वाणी विलास की। इनका मकबरा ग्वालियर में है। हमारी आपसे बात हुई थी बीरबल के बारे में। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। इनको उपाधि राजा की मिली थी। 1583 में इन्हें न्याय विभाग का प्रमुख बनाया गया था। अब फैजल की हमने बात की कि फैजी का भाई हुआ करता है। फैजी और अबू फजल का दोनों का जन्म नागौर में होता है। फैजी पुस्तकों में अकबरनामा की रचना करता है। अबू फजल की बात करें तो उसने अकबरनामा की रचना की या आईने अकबरी कहते हैं। 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर देता है। बात फैजी की है तो फैजी ने लीलावती, रामायण, महाभारत जैसे कई महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है, जिसे फारसी में अनुवाद करते समय महाभारत को रजनामा के नाम से जाना जाता है। इसके सहयोगी जो ट्रांसलेटर हुआ करते थे उसमें महत्वपूर्ण नाम था नकीब खाका। उसके सिवा अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम चर्चा में मिलता है। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करेंगे तो आपको हमारी चर्चा होगी अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। इन्हें आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि इन्हें उपाधि, इनका नाम खान खाना नहीं था, इनकी ये उपाधि हुआ करती थी। इनको उपाधि दी गई थी खान खाना की। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने बैरम खां का नाम तो सुना ही होगा। अगर अकबर के बारे में सुना तो बैरम खां वही जिनका शासनकाल 4 वर्षों तक 1556 से लेकर 1560 तक बाबर के वो बैरम खां का ही संरक्षण हुआ करता था अकबर पर। तो उन्हीं का ये पुत्र थे, बैरम खां के ही पुत्र हुआ करते थे। उन्हीं का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना। हिंदी के विकास और हिंदी के प्रमुख कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रहीम सतसई या बैरवी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण इनके नवरत्नों में से एक थे, उनका नाम था टोडरमल। ये स्वभाव से आप बड़े ही सुशील और सज्जन हुआ करते थे, बहुत बड़े थिंकर थे। इनकी जो छवि थी बड़ी ही अट्रैक्टिव थी और इनके पास साहस था, कॉन्फिडेंस था, साथ ही साथ लोगों से डरते नहीं थे और चालाक और चतुर तो ये बहुत बड़े थे। ये आपको हमने पहले बताया कि ये 2 शासकों के शासनकाल में ये अपनी सेवा दे चुके हैं। पहला हमने बताया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से इन्होंने बारीकियाँ, शेरशाह सूरी के शासनकाल में इन्होंने बारीकियाँ सीखी और उसका अनुप्रयोग अकबर के काल में आकर करते हैं। और यही रीज़न है कि अकबर के काल में आकर भूमि सुधार जो होता है उसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और ये बहुत बड़े भूमि सुधार किए अकबर के शासनकाल में आकर। दूसरी चीज़, इन्होंने एक पद्धति को लागू किया जिसका नाम था आइन ए दहसाला। और इस आइन ए दहसाला पद्धति को लागू किया था, वो समय था 1580 का। 1580 में ये लागू करते हैं आइन ए दहसाला। तो ये थी टोडरमल की बातें। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आइए जितनी पीपीटी में उसे हम देख लेते हैं। हमने बताया अब्दुल रहीम खान खाना की, इनकी उपाधि मिली थी खान खाना की। ये बैरम खां के पुत्र थे और जहांगीर का गुरु था। जहांगीर को शिक्षा दीक्षा देने का मुख्य काम अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। हिंदी के बड़े कवि हुए इन्होंने रहीम सतसई और बैरवे के नाम से अपनी रचनाएँ लिखी। उसके बाद हमने टोडरमल की बात की। टोडरमल को भी राजा की उपाधि दी गई थी। ये पहले गुजरात के दीवान हुआ करते थे और साथ ही शेरशाह सूरी के दरबार में इन्होंने अपनी सेवा दी थी। भूमि सुधार के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है टोडरमल बंदोबस्त। और आइन दहसाला पद्धति को लागू किया था उन्होंने 1580 में। दीन इलाही, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल हुआ करता था। कुल 18 लोगों ने इसे स्वीकार किया था। सलीम ने अकबर के खिलाफ कुल 2 बार विद्रोह किया है और एक बार विद्रोह कर दूसरी बार विद्रोह करने के बाद ये इलाहाबाद चला जाता है। अगर और महत्वपूर्ण बात करें तो अकबर के शासनकाल में कुछ प्रमुख चित्रकार हुए जिनका नाम था दसमन, बसावन, अबू समद। और ये चित्रकारी सबसे चरम अवस्था में पहुँचेगी जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि जहांगीर खुद एक चित्रकार हुआ करता था और बड़ी ही खूबसूरत से चित्र बनाया करता था वो। और अकबर की जब मृत्यु होती है तो उसके मकबरे को बनाया गया है सिकंदराबाद में। तो आज दोस्तों रुकेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फुल क्रैश कोर्स का जो पूरी तरह से फ्री है उसका लाभ लें। ये पूरी तरह से जो कोर्स बनाया गया है दोस्तों आपके लिए बनाया गया है।
और आप इस क्रैश कोर्स का लाभ लें। ठीक है मित्रों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि समय हो चुका है 9:46 और हमें अब आज्ञा देनी पड़ेगी आप लोगों को। 9 बजे से लाइव सेशन स्टार्ट हुआ था, जो 9:45 तक समाप्त होना, 9:40 तक समाप्त हो जाना चाहिए कायदे से, लेकिन चलते चलते ये 9:46 9:47 तक पहुंच चुका है। तो हमें आज्ञा दीजिए यहीं पर, हम मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।